अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमने क्लास 10th केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है, जो कि क्या है? वाटर आयोनाइजेशन। ठीक है, हमारा लेक्चर नंबर 6 है चैप्टर नंबर 2 का, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? वाटर आयोनाइजेशन। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने सीखा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है और उनकी इक्वेशंस को, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बैलेंस किस तरह से करते हैं, और बैलेंसिंग का क्राइटेरिया क्या होता है, फिर एसिडिटी ऑफ बेस क्या होती है, बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होती है। तो हमने प्रीवियस क्लास में ये तमाम चीज़ें सीखी थी। ठीक है, आज जो हमने सीखना है वो उससे अगला टॉपिक है, और टॉपिक क्या है? वाटर आयोनाइजेशन। यानी आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये कोई भी चीज़ जब अपने आयंस में यानी अपने चार्जेस में टूटती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो हमने वो टूटना किसका पढ़ना है? वाटर मॉलिक्यूल का पढ़ना है, कि वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से अपने आयंस में ब्रेक होता है, आयोनाइज होता है। तो ये टॉपिक हमने आज स्टडी करना है। ठीक है, तो देखिए, वाटर आयोनाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन। वाटर आयोनाइजेशन को ही ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल खुद ही आयोनाइज हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो इसीलिए इसको खुद ही आयोनाइज होने की वजह से, यानी खुद ही अपने आयंस में ब्रेक हो जाने की वजह से इसको ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन भी कहते हैं। क्लियर हो गई? हमने ये चीज़ पढ़नी है कि वाटर कैसे आयोनाइज होता है। पहली बात अपने जहन में रखिए कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, वो कभी भी मुकम्मल आयोनाइज नहीं होते। यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे जो मुकम्मल आयोनाइज नहीं होते, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे जो मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं NaCl की, अगर हम बात करते हैं, जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है NaCl। ठीक है, NaCl जो है ये मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो जाता है Na+ में और Cl- में। ठीक है, इसी तरह अगर हम KCl की बात करें तो ये भी K+ में और Cl- से ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल H+ और OH आयन में ब्रेक होता है, बट मुकम्मल तौर पर ब्रेक नहीं होता। यानी इसका इस बात का कहने का मतलब ये कि वाटर मॉलिक्यूल अगर हम मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी में सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज नहीं होते, कुछ ही वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल आयोनाइज नहीं होते। तो मेरी बात का ये मतलब है। ठीक है, तो वाटर आयोनाइजेशन से मुराद ये है कि वाटर कैसे आयोनाइज होता है और कितना, और वाटर आयोनाइज किस तरह से होता है, कैसे अपने आयंस में ब्रेक होता है, ये चीज़ हमने सीखनी है मैथमेटिकली। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है? वाटर मॉलिक्यूल एज अ न्यूट्रल लिक्विड। हमें अच्छी तरह पता है कि वाटर मॉलिक्यूल क्या है? एक न्यूट्रल लिक्विड होता है, एंड फॉर इक्वल नंबर ऑफ H+ एंड OH- आयन। और जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो वो इक्वल H+ और इक्वल OH आयन रिलीज करता है अपनी एम्फोटेरिक नेचर की वजह से। एम्फोटेरिक नेचर क्या होती है? कि जो सब्सटेंस एज अ एसिड भी बिहेव करता है, एज अ बेस भी बिहेव करता है। एम्फोटेरिक नेचर की वजह से ये ब्रेकिंग होती है। अब एम्फोटेरिक नेचर क्या होती है? अगर आपको याद हो तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में एम्फोटेरिक की टर्म पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि एम्फोटेरिक उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो एसिडिक प्रॉपर्टी भी रखता है और बेस प्रॉपर्टी भी रखता है। तो वाटर मॉलिक्यूल की ये क्वालिटी है कि वो एसिडिक भी बिहेव करता है और बेसिक भी बिहेव करता है, और क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन H3O+। ये बातें हम पढ़ चुके हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, सो वाटर इज कंसिडर्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो क्योंकि पानी जो है वो H+ और OH आयन देता है, लेकिन फिर सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं होते, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होकर H+ और OH आयन बनाते हैं। तो इसीलिए पानी क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है लाइट के लिए। ठीक है, एंड इट्स आयोनाइजेस वेरी स्लाइटली इनटू इट्स आयंस। और ये बहुत कम, यहाँ स्लाइटली का मतलब है कम। ठीक है, बहुत कम वाटर के मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं H+ में और OH आयन में। तो वाटर की ये जो आयोनाइजेशन है, यानी कि अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाना, H+ में और OH आयन में टूट जाना वाटर मॉलिक्यूल का खुद से ही, इसको बोलते हैं ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन। क्लियर हो गई ये बात? अब हमने ये चीज़ देखनी है, मैथमेटिकली देखनी कि वाटर कैसे आयोनाइज होता है। तो देखो H2O, ये रिवर्सिबली आयोनाइजेशन, इसका जो रिएक्शन है ना, आयोनाइजेशन जो इक्वेशन है वाटर मॉलिक्यूल का, जो आयोनाइजेशन का प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो H2O रिवर्सिबली ब्रेक होता है H+ में और OH आयन में, देन अगेन ये वाटर मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है, अगेन वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 1 में रिवर्सिबल सीखा है, तो हमें पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन बार बार रिवर्स होता रहता है। तो वाटर की आयोनाइजेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हमें ये बात अच्छी तरह पता है कि फिर रिवर्सिबल रिएक्शन पे क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो होता है, और उस पर फिर हम Kc की एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है, तो हमने वाटर आयोनाइजेशन मैथमेटिकली Kc की टर्म में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म में स्टडी करनी है कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे आयोनाइज होता है। ठीक है, तो देखो इन रिवर्सिबल रिएक्शन में टेक Kc एक्सप्रेशन। अब हम क्या करें? क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हम इसकी Kc एक्सप्रेशन बनाएंगे, और हमें अच्छी तरह पता है कि Kc की एक्सप्रेशन कैसे बनती है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट।
तो प्रोडक्ट क्या है H प्लस एन OH आइन, तो देखो H प्लस एन OH आइन और रिएक्टेंट क्या है वाटर मॉलिक्यूल, तो Kc किसके बराबर हो गया H प्लस एन OH आइन के और वाटर मॉलिक्यूल के। अब क्योंकि हमने ये बात ऊपर पढ़ी है कि वाटर मॉलिक्यूल मुकम्मल तौर पे आयोनाइज नहीं होता, यानी कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होते हैं, तो तकरीबन हमारे पास जो टोटल पानी की जो कंसनट्रेशन है वो इतनी चेंज नहीं होती, तो तकरीबन सेम ही रहती है। तो हमारे पास Kc की एक्सप्रेशन क्या बनेगी कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हम Kc की तरफ ले जाएंगे, यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Kc मल्टीप्लाई बाय वाटर मॉलिक्यूल इक्वल टू H प्लस एन OH माइनस आइन, यानी Kc का जो प्रोडक्ट है वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो बराबर होता है H प्लस आइन के और OH आइन की मोलर कंसनट्रेशन की। ये बात भी हमने सीखी थी कि स्क्वायर ब्रैकेट क्या शो करती है, मोलर कंसनट्रेशन, ठीक है। वी यूज अनदर, अब देखो हमारे पास Kc का प्रोडक्ट जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ है वो किसके बराबर है H प्लस और OH आइन के बराबर है। अब यहाँ पर क्या है कि जो प्रोडक्ट ऑफ Kc एंड वाटर मॉलिक्यूल है वो बराबर है एक और कांस्टेंट के, जो कहलाता है Kw। क्या कहलाता है Kw, और Kw क्या कहलाता है आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का जो आयोनिक प्रोडक्ट है, जो आयोनिक डिसोसिएशन है, इसका जो कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे वो क्या कहलाएगा Kw कहलाता है। क्या कहलाता है वाटर मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन का कांस्टेंट, यानी H प्लस और OH आइन की में डिसोसिएशन का कांस्टेंट क्या कहलाता है Kw। तो Kw क्या कहलाता है आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या डिसोसिएशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है H प्लस और OH आइन किसके इक्विवेलेंट हो गए, फिर Kw के इक्विवेलेंट हो गए बनिस्बत इन दोनों के। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी Kw इक्वल टू H प्लस एंड OH माइनस आइन। अब Kw यानी जो कांस्टेंट, अब ये Kw क्या है कांस्टेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्या है कांस्टेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कौन सा कांस्टेंट आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये किसके बराबर होंगे H प्लस एंड OH माइनस आइन के। अब इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है कि Kw जो बराबर होता है H प्लस एंड OH माइनस आइन के, उसकी वैल्यू होती है 1 एक्सपोनेंट माइनस 14 मोल पर DM क्यूब का स्क्वायर, 825 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट लेते हैं या वाटर डिसोसिएशन की वैल्यू निकालते हैं तो वो होती है 1 एक्सपोनेंट माइनस 14। अब अगर हम -14 की वैल्यू लिखें तो 0.00000001, बहुत छोटी, यानी अगर हमारे पास बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें से बहुत 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 कम वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, तो यानी एक बहुत छोटी वैल्यू है। तो 1 एक्सपोनेंट माइनस 14 जो हमारे पास है वो Kw की वैल्यू होती है 835 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। तो हमें ये बात पता चल गई कि वो Kw किसके बराबर होता है H प्लस एंड OH आइन के, और इसकी टोटल वैल्यू क्या होती है 1 एक्सपोनेंट माइनस 14 मोल पर DM क्यूब का स्क्वायर। अब देखिए इसकी यूनिट मोल पर DM क्यूब का स्क्वायर कैसे आई, तो देखो Kw किसके बराबर है H प्लस की भी और OH आइन की भी। अब H प्लस की यूनिट क्या है मोल पर DM क्यूब, OH की यूनिट क्या है मोल पर DM क्यूब, तो मोल मोल का स्क्वायर DM क्यूब का स्क्वायर, तो आ गई मोल पर DM क्यूब का स्क्वायर, क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। अब हमने इस वैल्यू को यूज़ करते हुए H प्लस की भी वैल्यू मालूम करनी है, और OH की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर H प्लस आइन कितना बनता है और OH आइन कितना बनता है। ऊपर हमने ये बात पढ़ी कि वाटर मॉलिक्यूल इक्वली डिसोसिएट होता है H प्लस में भी और OH आइन में भी, तो हमने ये जानना है कि इक्वली अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली डिसोसिएशन होती है, तो H प्लस कितने बने और OH कितने बने 825 डिग्री सेंटीग्रेड पर बकौल इस वैल्यू के, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो हम H प्लस आइन की वैल्यू निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू Kw वैल्यू, ठीक है। तो H प्लस आइन हमें ये बात पता है कि वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है इक्वली H प्लस में और OH माइनस आइन में। अब हमने 1 बाय 1 H प्लस की भी वैल्यू निकालनी है और OH की भी वैल्यू निकालनी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू, ठीक है। अब देखो हमें ये बात पता है कि H प्लस और OH आइन क्या होते हैं इक्वल बनते हैं, तो हमने क्या कहा कि अगर हमने H प्लस आइन की वैल्यू निकालनी है तो हम सपोज कर लें कि ये भी हमारे पास क्या है H प्लस, दोनों को हम H प्लस अज्यूम कर लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा H प्लस का हम स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा दोनों क्या है बराबर हैं। तो हमने H प्लस के लिए वैल्यू निकालनी है तो हम H प्लस और इसको भी H प्लस कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर, और टोटल किसके बराबर है ये 1 एक्सपोनेंट माइनस 14 825 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें ये बात पता है कि जब स्क्वायर आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको रिमूव करने के लिए रूट लेना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम यहाँ क्या करेंगे दोनों पे स्क्वायर रूट्स लेंगे, क्योंकि हमें ये बात पता है कि अकॉर्डिंग टू मैथ्स के रूल कि जो चीज़ हम एक तरफ लेते हैं वो हमें दूसरी तरफ भी लेनी पड़ती है। तो H प्लस स्क्वायर का रूट लेंगे हम, इसी तरह से इसकी वैल्यू का भी रूट लेंगे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, और यहाँ पर 1 एक्सपोनेंट माइनस 14 का स्क्वायर क्या आएगा 1 एक्सपोनेंट माइनस 7। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड H प्लस की वैल्यू क्या आती है 1 एक्सपोनेंट माइनस 7, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर मॉलिक्यूल में जब डिसोसिएट होता है तो H प्लस आइन कितने बनते हैं 1 एक्सपोनेंट माइनस 7। अब इसी तरह से हमने OH आइन के लिए भी वैल्यू निकालनी है, अब इसी तरह से हमने OH आइन के लिए भी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे हमारे पास H प्लस और OH आइन के, हमें ये बात पता है कि अंडरस्टूड है कि H प्लस आइन और OH आइन बराबर ही रिलीज होते हैं फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। तो क्योंकि हमने OH आइन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है तो हम क्या लिखेंगे कि OH आइन दोनों साइड पे क्या कंसीडर कर लेंगे OH आइन को, तो यहाँ सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे OH का स्क्वायर ले लेंगे और उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर आ जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। तो रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 1x² - 14 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, -7। इस तरह से OH की भी कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, 1x² - 7 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमारे पास दोनों का आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट की वैल्यू थी वो क्या थी, 1x² - 14। और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कितने H+ और OH आयन बनाता है। तो ये बात हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल इक्वल H+ और इक्वल OH आयन बनाता है। तो 1x² - 7 H+ रिलीज होते हैं और 1x² - 7 ही OH आयन भी रिलीज होते हैं। तो ये था हमारे पास वाटर आयोनाइजेशन के, वाटर किस तरह से आयोनाइज होता है और मैथमेटिकली उसकी वैल्यूज़ किस तरह से निकाली जाती हैं और उसकी मैथमेटिकली वैल्यू क्या है। तो मैथमेटिकली वैल्यू क्या है, (1x² - 14) और 1x² - 14 में से H+ की वैल्यू कितनी होती है, 1x² - 7 और OH की कितनी होती है, 1x² - 7। होप्स हो कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा या मैथमेटिकल चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी इनमें कोई स्टेप समझ में नहीं आया या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि होगा pH और POH का। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।